हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोमैक फिजियोथेरेपी क्लिनिक। मैं डॉक्टर अकरम खान एज ए फिजियोथेरेपिस्ट। आज हम बात करने वाले हैं ब्रीथिंग एक्सरसाइज, और ये ब्रीथिंग एक्सरसाइज किस किस को ज़रूरत पड़ती है और कहाँ कहाँ इसको इम्प्लीमेंट करना होता है। सीखना अलग चीज़ होता है और इम्प्लीमेशन अलग चीज़ होता है। तो ब्रीथिंग एक्सरसाइज बहुत मल्टीपल वैराइटीज़ की होती है। पेशेंट से रिलेटेड अलग होती है, एथलीट से रिलेटेड अलग होती है। एरोबिक एक्टिविटी कराते हैं तो अलग होती है, एनारोबिक कराएंगे तो अलग पैटर्न में ब्रीथिंग चली जाएगी। तो ये सब चीज़ें सब अलग अलग हो जाती है। हम आज सिर्फ एक जनरल बात करते हैं कि क्या ब्रीथिंग एक्सरसाइज कौन सी करें जिससे कि आपको, और उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करें जिस तरीके से आपको बेटर फील हो। जैसे कि रनिंग में बेटर फील हो, साइकिलिंग में बेटर फील हो, या हाइक पे बेटर फील हो, और आपका जो थ्रेशोल्ड है वो बढ़े, और बॉडी एनारोबिक में ना जाके एरोबिक एक्टिविटी ही करे। मतलब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ही आप कोई भी एक्टिविटी करें, लाइक रनिंग, वॉकिंग, साइकिलिंग, हाइक, वॉट एवर यू, आप जो भी वर्कआउट करते हैं, जिम में वर्कआउट करते हैं, क्रॉस ट्रेनर, ट्रेडमिल, जो भी एक्टिविटी करते हैं वो सब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो, एरोबिक में ही हो। डिपेंड करता है कि आपकी एज क्या है, आपका डाइट प्लान क्या है, आप खाते क्या हैं, वो सब चीज़ें भी मायने रखती है एज ए एथलीट। अब एथलीट में भी 2-3 वैरायटी होती है। एक होता है नॉर्मल एथलीट जो 20-15 से स्टार्ट करता है, 25-30 में रिटायरमेंट ले लेता है। एक होता है ओवर एज एथलीट जो कि स्टार्ट करता है 30 से, जो कि हमारी तरह के लोग होते हैं जो लेट 30 में या 40s में स्टार्ट करते हैं, या डॉक्टर्स के कहने के बाद स्टार्ट रनिंग, साइकिलिंग वगैरह स्टार्ट करते हैं, हाइक वगैरह, जिम वगैरह स्टार्ट करते हैं। तो वो आ जाते हैं ओवर एज कैटेगरी वाले एथलीट। तो इनमें सब में सब कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिलता है। एरोबिक एक्टिविटी में उनकी थ्रेशोल्ड अलग हो जाता है, एनारोबिक में अलग हो जाता है। तो आज इसी तरीके से हम इसको मेंटेन करने के लिए हम आपको ब्रीथिंग एक्सरसाइज के बारे में कुछ बताने वाले हैं। ब्रीथिंग क्या ज़रूरी है, ब्रीथिंग एक्सरसाइज कौन सी एक्सरसाइज आप करें जिससे कि आपको हार्ट रेट रिलैक्स करने में का मौका मिले, और आपका बॉडी कम से कम एनारोबिक एक्टिविटी में जाए, कम से कम ऑलवेज आपका बॉडी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही वर्कआउट करे। तो नॉर्मल ब्रीथिंग क्या होता है, नाक से लिया और नाक से छोड़ दिया हमने, ये नॉर्मल ब्रीथिंग पैटर्न है। कोई भी आदमी फॉलो कर, सभी आदमी ऐसा ही फॉलो करते हैं। नाक से लिया। प्राणायाम में अलग चीज़ हो जाता है, कोई कहता है कपालभाति करें, कोई कहता है अनुलोम विलोम करें, एक नाक से छोड़े दूसरे नाक से निकालें, एक नाक से ले दूसरे नाक से निकालें। बट जब आप एथलीट कैटेगरी के वो पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं तो हम सिर्फ एक ही चीज़ की बात करते हैं, वो है डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग, जिसे हम बेली ब्रीथिंग भी कहते हैं। और वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है रनर्स के लिए, साइकिलिस्ट के लिए, हाइकर्स के लिए, जिम में जो भी वर्कआउट करते हैं उन सब के लिए। अब ब्रीथिंग का पैटर्न क्या है, जब आप नाक से सांस लेते हैं तो वो अंदर जाता है, विंड पाइप से होता हुआ आपके लंग्स, एल्वुलाई और ब्रोंकियल तक पहुंचता है, ब्रोंकियल से एल्वुलाई तक पहुंचता है। ठीक है, तो हम इसकी थोड़ी मसल्स के बारे में भी बात करते हैं। ब्रीथिंग के लिए मेन मसल जो रिस्पॉन्सिबल है वो है डायफ्राम। ये एक डोम शेप स्ट्रक्चर होती है, हम जस्ट अबव द एब्डोमेन ये सिचुएटेड होती है। जब हमारा जहाँ पे रिब केज खत्म होगा वहीं पर एक डोम स्ट्रक्चर होती है, वो डायफ्राम है। और इसके साथ में मेन मसल है, और एसेसरीज मसल बहुत सी होती है। स्टर्नोक्लीडोमास्टाइड हो गई, पेक्टोरल हो गई, और ट्रेपेजियस हो गई। ये एक्सेसरीज मसल के ऊपर कैटेगरी में आती है, जो कि सिर्फ सपोर्ट करती है। इंटरकॉस्टल हो गई, जो कि रिब केज के मूवमेंट अप एंड डाउन करती है। एक्सेल कैटेगरी में क्या हो गया, लंग्स खुद एक स्पॉन्जी स्ट्रक्चर है, और रिब केज है जो एक्सेल कैटेगरी आ गई। हमारी एब्डोमिनल मसल्स आ गई जो हमें एक्सेल में सपोर्ट करती है, जस्ट लाइक कि ट्रांसवर्स एब्डोमिनस और रेक्टस एब्डोमिनस, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, और इंटरनल ओब्लिक, एक्सटर्नल ओब्लिक्स, ये सारी जो मसल है ये हमारी एक्सेल के में काम आती है। तो अब हमें क्या करना होता है कि हमें ट्रेन किस तरीके से करना है कि हमारा ब्रीथिंग पैटर्न अच्छा हो, और रनिंग में हमारी एरोबिक एक्टिविटी हो, और हमारा जो हार्ट रेट का थ्रेशोल्ड है वो बढ़े भी ना। अच्छा, ये सब चीज़ें डिपेंड करती है आपकी BMI पे डिपेंड करता है, और आपका लास्ट मील क्या लिया आपने उस पर डिपेंड करता है। आपका एब्डोमिनल मसल में कितनी इलास्टिसिटी है वो डिपेंड करता है। अगर किसी का एब्डोमिनल ब्लोटेड है, टाइट स्ट्रक्चर है, तो आप कितना भी रन करोगे, आपका जो थ्रेशोल्ड है, जो हार्ट रेट है, वो हायर साइड में ही जाएगा। अगर एब्डोमिनल मसल की इलास्टिसिटी अच्छी है और फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है, तो आप ये और अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग। ठीक है, वैसे पर्स लिप ब्रीथिंग भी होती है, अपाइकल भी होती है, सेगमेंटल भी होती है, डिफरेंट होती है, बट आपने जिस पे फोकस करना है वो है डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग, जिसे हम बेली ब्रीथिंग कहते हैं।
अब बेली ब्रीथिंग के फायदे क्या हैं? नाक से लेना है, मुंह से छोड़ना है, ठीक है, दोनों नाक से लेना है। आप चाहें तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, नाक से लेके मुंह से छोड़ना है, बट अपने दोनों हाथ जो है अपने एब्डोमेन पे प्लेस करके रखना है और फील करना है मूवमेंट को, कि जब आप नाक से सांस ले रहे हैं तो क्या पोजीशन आ रही है, छोड़ रहे हैं तो क्या सिचुएशन हो रही है। जब छोड़ते हैं तो एब्डोमेन अंदर की तरफ जाता है, ठीक है, और जब लेते हैं तो इन लंग्स में इन्फ्लेट होगी एयर और एब्डोमेन बाहर की तरफ आएगा, उसको स्पेस देगा कि चलो लंग्स एयर फिल हुई है, डायफ्राम नीचे की तरफ जाएगा, एब्डोमेन बाहर की तरफ आएगा, और एक्सहेल करेंगे तो पूरा एब्डोमेन अंदर की तरफ जाएगा और लंग्स से सारा एयर बाहर की तरफ आ जाएगा। इसी तरीके से आप इसी पैटर्न में इसको लर्न करने की कोशिश करो। एसेसरीज मसल्स को यूज़ नहीं करना है। मेनली हमारा हाथ रखवाने का यही रीज़न होता है कि आपके दिमाग से आपका जो अटैचमेंट है नर्व्स का और आपकी मसल का, वो रीट्रेन हो, रीलर्न हो, चीज़ें सीखें, आप ट्रेन करें अपने आप को कि ये होती है डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग, कि नाक से लेना है, मुंह से छोड़ना है, ठीक है। इसी पैटर्न में आपको कंटिन्यू करना है। अगर आप नाक, ऐसा नहीं है जब आप एनारोबिक में जाते हैं तो मुंह से भी सांस लेते हैं, नाक और मुंह दोनों से सांस लिया जाता है, तभी आपका परफॉर्मेंस बेटर और अच्छा हो जाता है। बट पहले ट्राई तो करें कि एरोबिक एक्टिविटी के लिए ही बात कर रहे हैं हम, तो इसमें नाक से लेके मुंह से ही छोड़ना होता है। तो इसमें इसको प्रैक्टिस करते रहे दिन में 2 से 3 बार, 4 बार, 5 बार, जितनी बार आप ट्राई करेंगे उतना आपके लिए बेटर होगा। और इस पैटर्न को नाक से लेके मुंह से छोड़ना है, इस पैटर्न को अपने ब्रीथिंग, आपकी रनिंग, साइकिलिंग या डेली एक्टिविटी ऑफ लिविंग या जिम में उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। जब आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तब आपको इसको रिजल्ट अच्छा मिलेगा, कि नाक से लेके मुंह से छोड़ना है तो मेरी मसल कैसे रिलैक्स हो जाती है और मेरा हार्ट रेट भी ऊपर नहीं जाएगा। अगर नाक से लेके मुंह बंद करके दौड़ते रहेंगे तो बॉडी ऑटोमेटिकली एनारोबिक में चली जाएगी, क्योंकि इनसफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं ले पाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 हमारी बॉडी में रहता है, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, मसल टायर्ड हो जाएगी, आपका जो परफॉर्मेंस है वो कम हो जाएगा। इसीलिए एरोबिक एक्टिविटी करें, डिस्टेंस रनिंग की प्रैक्टिस करें, तो आप हमेशा ब्रीथिंग एक्सरसाइज को हमेशा प्रैक्टिस के साथ साथ इम्प्लीमेशन में डालें, कि भाई हम क्या इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जो हम चीज़ सीख रहे हैं उसको हमारे स्पोर्ट्स में हम उसको डालें। यही एक रीज़न होता है कि हम सीखते तो बहुत कुछ हैं मगर हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारी डेली एक्टिविटी में वो चीज़ें होती ही नहीं है। हम सिर्फ टाइम निकालने के चक्कर में या दौड़ने के चक्कर में सिर्फ एक्टिविटी करते रहते हैं। अगर आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज अच्छे से सीख लेते हैं और इम्प्लीमेंट अच्छे से कर लेते हैं तो आपका हार्ट रेट भी आप कंट्रोल कर सकते हैं ड्यूरिंग द वर्कआउट। आप अपने हार्ट रेट को देख के मैनेज करके चलते रहिए, ब्रीथिंग एक्सरसाइज कंट्रोल करके रखिए, सब कुछ चीज़ें बेटर हो जाएगी, हार्ट रेट भी अच्छा हो जाएगा, VO2 मैक्स ऑटोमेटिकली बेटर आने लगेगा और लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन भी कम हो जाएगा, क्योंकि आप प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में ही वर्कआउट कर रहे हैं सारा। तो अगले दिन जो पेन वगैरह, जो थ्रेशोल्ड, जो डोम्स, डिलीटॉन्स एंड मसल सोरनेस होता है, वो सारा प्रॉब्लम कम हो जाएगा। अच्छा, ये सब डिपेंड भी करता है कि अगर आपका BMI ज़्यादा है, आप ओवरवेट हो या कुछ हो, तब भी आपको डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग और रनिंग और उसमें सब में प्रॉब्लम आएगी। आपका जैसे ही आप रन स्टार्ट करोगे आपका हार्ट रेट तुरंत पीक पे पहुंच जाएगा। ये सब BMI पे डिपेंड करता है कि आपका BMI कितना चल रहा है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपने डाइट को कंट्रोल करें, आप क्या खा रहे हैं, शुगर लेवल को कंट्रोल करें और क्या खा रहे हैं आप, प्रोटीन्स पे ध्यान ज़्यादा दें, मैग्नीशियम, जिंक, इन सब पे ध्यान ज़्यादा दें, जिससे कि चीज़ें और इजीली हो जाएं। और फोकस करें कि डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग पर फोकस करें, बेली ब्रीथिंग पे फोकस करें, अपर चेस्ट के जो मसल्स है उसको कम से कम यूज़ करने की कोशिश करें। और रनिंग के दौरान याद रखें कि मुझे ब्रीथ करना है, मेरे एब्डोमिनल मसल्स को और बेली मसल को यूज़ करना है, जिससे कि मेरा फटीग डिले हो जाए और मेरा इनपुट अच्छा आ जाए। और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है रनिंग और उनके पर्पज़ से। वो अगर आपको कोई भी ऐसा लगता है कि अगर आपने शाम को हैवी कुछ खा लिया है तो सुबह आपका वर्कआउट में आपको प्रॉब्लम दिखेगी, ठीक है। अगर आपका एब्डोमेन पहले से ब्लोटेड है या कुछ एब्डोमिनल इशू है या कुछ और प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से भी आपको अगले दिन वर्कआउट में प्रॉब्लम हो सकती है। तो अपने एब्डोमिनल जो है उसको हमेशा मेंटेन करके रखना है और स्ट्रॉन्ग करके रखना है, और उसका पर ब्रेन का कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग कराई जाती है। और उसका इम्प्लीमेशन, डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग का इम्प्लीमेशन योर एक्टिविटी में सबसे इम्पॉर्टेंट है करना। जितना नाक से लेके मुंह से छोड़ोगे, जितना ऑक्सीजनेट होगी बॉडी और उतना ही CO2 बाहर की तरफ जाएगा, बॉडी के अंदर का एनर्जी लेवल है, टिश्यू लेवल तक ऑक्सीजन बहुत अच्छे से पहुंचेगी। और कुछ भी नहीं है,
इसी तरीके से आपको अपने आप को ट्रेंड करना है डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग से। तो इसी के साथ और भी कोई चीज़ सवाल हो आपके बेली ब्रीथिंग और डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग को लेके, तो आप मेरे से कमेंट करके सवाल पूछ सकते हैं। और इसके अलावा कोई भी और फिजियोथेरेपी से रिलेटेड कोई भी सवाल हो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं रिगार्डिंग द रनिंग, साइकिलिंग, हाइक और जिम एक्टिविटी में आपको क्या क्या चीज़ें करनी होती है, क्या क्या चीज़ों को अवॉइड करना होता है। आप कमेंट करके मुझसे सवाल पूछ सकते हैं और मैं उनका जवाब ज़रूर दूंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी एंड मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और भी कोई डाउट हो रनिंग में ब्रीथिंग को लेके और किसी चीज़ को लेके तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।